Hello students, myself Dr. A.J. Singh belongs to G&R Institute of Management and Technology Blanchard, and today the topic for discussion is Wuchereria bancrofti. Now as we all know about the Wuchereria bancrofti is a parasitic animal and belongs to nematodes, that's the phylum of Nematoda. So we will find out the description about Wuchereria bancrofti, their releasing factors, causing factors, and some types of disease that are correlatively define the Wuchereria bancrofti with their physiological and environmental effects. So सबसे पहले Wuchereria bancrofti के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये एक डिजीज़ होती है एलिफेंटिएसिस, जिसकी वजह से फाइलेरिएसिस जैसी एक बीमारी होती है, वो सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरीके से देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो होता है मेडिसिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे नीट है, और इसी तरीके से जितनी भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिटिव पैटर्न्स पे बनाए हुए एग्ज़ाम्स हैं और जो बीएससी रूटीन लेवल्स की जो क्लासेस हैं उसमें एक एक दो नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो आज उसी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वुचेरेरिया bancrofti। तो सबसे पहले देखें कि वुचेरेरिया जो bancrofti है इसमें जो जीनस है वो है वुचेरेरिया और जो इसका स्पेसिफिक नेम है, स्पीसीज बिलोंग्स करती है bancrofti से। तो एक फाइलेरियल निमेटोड है ये। सबसे पहले हम देखें जो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में जो फाइलम आता है नेमेटोड्स फाइलम से बिलोंग करता है। इसे राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। राउंड वॉर्म इसलिए क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसी होती है, पतले धागे जैसी, यानी कि थिन थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है, इसलिए इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं नेमेटोड्स। और इसमें सबसे बड़ा जो मेजर है इम्पैक्ट होता है वो लिम्फेटिक का है। लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस जो नाम रखा हुआ है वो इसलिए है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो लिम्फेटिक साइट्स है ये लिम्फोमा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन लिम्फ नोड्स को अटैक करने का काम करता है। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो लिम्फेटिक वर्ड है, इस लिम्फेटिक वर्ड का जो मेन पर्पज़ है वो है लिम्फ नोड को शो करना। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो वो लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो इसके टारगेट साइट्स होती हैं। इस टारगेट साइट पे पहुंच करके जो नेमेटोड्स है अपना न्यूट्रिशन और फीडिंग एक्सप्रेशन जो होते हैं उसको शो करता है। तो लिम्फेटिक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है, वही उसकी टारगेट साइट होती है। और फाइलेरिएसिस क्योंकि एक फाइलेरिया जैसा बर्ड है, एक डिजीज़ है, कई बार इसको फाइलेरिया नाम से भी शो किया जाता है। जैसे राउंड वॉर्म की कंडीशंस में तो है ही है। तो जो हमारा वुचेरेरिया bancrofti है तो फाइलेरिया जैसे कॉमन नेम में बोल देते हैं, तो फाइलेरिएसिस एक डिजीज़ हो गई। तो लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस ये डिजीज़ है। इसमें होता है कि ज़्यादातर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, मोस्टली जो आउटर एक्सटीरियर हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें हाथ हो सकते हैं, पैर हो सकते हैं। तो जो पैर होती हैं, पैर के अंदर जो लिम्फ नोड्स की कंडीशंस है वो जाकर के इफेक्ट हो जाती हैं, तो उसमें सेमी फ्लूइड जैसा एक पदार्थ है वो भरने लगता है। लिम्फ नोड्स सूख जाती हैं, उनके अंदर सेमी कंडक्टिव फ्लड्स इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे पैर हैं, जो लेग्स हैं, उसकी मसल्स अपने आप फूलने लगती हैं, यानी स्वेलिंग आ जाती है उसमें। तो जब उसका वॉल्यूम और साइज़ बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम और साइज़ बढ़ने की वजह से जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं लूज पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज चेंज होने लगता है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, तो द्रव्यमान बढ़ने से, उसका कॉम्पैक्शन बढ़ने से जो हमारे पैर होते हैं वो धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगते हैं। तो वो एक तरीके की डिजीज़ है जिसे लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसके 3 पैरासिटिक वॉर्म्स हैं जो मोस्टली इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले जैसे 3 पैरासिटिक वॉर्म्स में सबसे पहला नाम आता है ब्रोजिया मलाई।
तो ये ब्रूजिया मलाई जो है वो इस टाइप का एक अफ्रीकन पैरासिटिक्स है, और ये सारे जो कैरियर्स होते हैं इसके वो मोस्टली फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज से लेकर के सीसी फ्लाइज, इस टाइप की स्पीसीज होती हैं जो इस बीमारी को यानी कि इस पैरासाइट्स को कैरी करती हैं। और ब्लड के थ्रू, क्योंकि ये सारे के सारे ब्लड सकर्स एनिमल्स होते हैं, तो ब्लड के थ्रू इसको ट्रांसप्लांटेशन करने में आसानी होती है। तो एक जीव से दूसरे जीव तक ये इस तरीके से इस राउंड बॉम्ब को, इस पैरासाइट्स को इंजेक्ट कराने का काम है। एक है यहाँ पे बीटा हेमोरी, ये इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम को, और इसी की वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियसिस भी होता है। तो ये फाइलेरियर वॉर्म्स कहलाते हैं। इनका जो काम होता है वो होता है मॉस्किटोस वेक्टर स्पीसीज के द्वारा इस वॉर्म्स को, यानी कि इस पैरासिटिक बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी वॉर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी वेक्टर्स के थ्रू ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे पहुंचते पहुंचते ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस से शॉर्ट फॉर्म में एलएफ भी लिख देते हैं, वो ट्रांसमिटेड की जाती है जो मॉस्किटोज होते हैं। अब एनाफिलीज इसका जो सबसे बड़ा वेक्टर होता है, जो फीमेल एनाफिलीज है उसके द्वारा ये राउंड वॉर्म्स स्प्रेड किए जाते हैं, यानी ट्रांसमिटेड किए जाते हैं। इसी तरीके से एडीज है, क्यूलेक्स है, और एक है मैंसोनिया। तो ये डिपेंडिंग करते हैं कि जियोग्राफिक एरिया क्या है। जिस जियोग्राफिक एरिया में जिस टाइप के मॉस्किटोज स्पीसीज मिलेंगी वहाँ पर उसी तरीके से राउंड वॉर्म ट्रांसमिशन अलग अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे बैनक्रॉफ्टी है, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी फाइलेरियल वॉर्म है और लिम्फ नोड्स के अंदर पाया जाता है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के थ्रू जो डिजीज़ कॉज करने में कामयाब होते हैं वो होते हैं बैनक्रॉफ्ट फाइलेरियसी। यानी कि इस तरीके के जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ऐसे लिम्फ नोड जो ह्यूमंस के अंदर हैं और लिम्फेटिक फाइलेरियसिस अगर उनके अंदर पाया जाता तो वो बैनक्रॉफ्ट फाइलेरियसिस कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैनक्रॉफ्ट फाइलेरियसिस का एक डायग्राम दिखाया गया है। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है रियल वर्ल्ड में। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक राउंड वॉर्म है, इसलिए इसको नेमेटोडा फाइलम में रखा गया है। तो नेमेटोडा फाइलम में रखने का यही रीज़न है कि इसकी थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसका एनस और माउथ पार्ट दोनों को ईजिली चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से। बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी कहाँ पाया जाता है? बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी वैसे तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, कहीं पे भी पाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल्स रीजन्स हैं तो वर्ल्ड में जहाँ भी ट्रॉपिकल्स ग्लोबली रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर इस तरीके की बीमारियाँ जैसे कि बैनक्रॉफ्टी है वो देखने को मिलेगी। तो जियोग्राफिक रेंजेस के अंदर इसकी लिमिटेशंस होती हैं। हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में इस तरीके की जो राउंड वॉर्म्स हैं उनका ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलता है। अब इसकी एंडेमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं और पैंडेमिक कंडीशंस भी है। जैसे सब सहारा अफ्रीका है, उसमें से अगर हम सदर्न पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट को छोड़ दें तो मोस्टली एंडेमिक कंडीशंस में ये देखने को मिलता है। जैसे मेडागास्कर है, कुछ वेस्टर्न पैसिफिक आइसलैंड्स हैं, उसके स्पेसिफिक नेशंस हैं, और कुछ टेरिटरीज हैं जहाँ पर ये कैरिबियन पार्ट्स के रूप में, यानी कि एक और कैरिबियन पार्ट्स है, वहाँ पर इस तरीके की स्पीसीज जो होती हैं वो लगभग एंडेमिक कंडीशंस में हैं। या मान सकते हैं कि वहाँ पर कभी पाए जाते थे लेकिन अब उसका प्रभाव इतना नहीं रहा। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं या नहीं। अगर ट्रॉपिकल रीजन्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके का ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। अब ये सारा का सारा ट्रांसमिशन जो होता है वो वेक्टर्स होते हैं मॉस्किटोज़ के, जिसमें एडीज है, क्यूलेक्स है। मोस्टली क्यूलेक्स जो मॉस्किटोज़ होती है फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स, उसके द्वारा इस तरीके की जो बीमारी होती है वो फैलने को मिलती है। यानी जो राउंड वॉर्म है, जो नेमेटोड्स है, वो नेमेटोड्स क्यूलेक्स मच्छर जो मादा है उसके द्वारा सक किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिशन करने का काम करता है। अब बुचेरेरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? तो मोस्टली जो इससे बीमारी होती है वो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस ही है, जो कि इन्फेक्शन होता है पैरासाइट्स के द्वारा। तो स्पेसिफिक पैरासिटिक फॉर्म में होता है लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। तो नेमेटोड्स में ही इसको काउंट करते हैं, राउंड वॉर्म्स की कंडीशंस में होती है।
तो इसकी जो फैमिली है वो है फाइलेरियोडिडी। फाइलेरियोडिडी इसकी फैमिली है। तो कई बार ऐसा 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है तो उसकी फैमिली क्या है। तो फैमिली है उसकी फाइलेरियोडिडी। ये 3 टाइप्स के थ्रेड के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं फाइलेरियल फॉर्म्स। जैसे कि पहला है वुचेरेरिया बोनक्रॉफ्टी। ये रेस्पॉन्सिबल होता है लगभग 90% केसेस के लिए। अगर आप किसी एक रैंडम एरिया को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद एंडेमिक कंडीशन में चेक करें कि उसमें से कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनके अंदर ये संक्रमण पाया गया है। तो 90% केसेस में वुचेरेरिया बोनक्रॉफ्टी ही का पाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है और इसकी सर्वाइवल फिटनेस सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वुचेरेरिया बोनक्रॉफ्टी से होने वाली डिजीज़ का जो रेस्पॉन्स रेट है वो लगभग 90% है। अब किस तरीके से बीमारी देखने को मिलती है, उसके प्री सिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या आप देख सकते हैं। ये लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के कैरेक्टर्स हैं। तो एक लेग तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रही होगी और जो दूसरी पैरेलल लेग है वो आपको इस तरीके से कंडीशन में दिखाई देगी। तो इसका रीज़न यही है कि जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें ये पैरासाइट्स अंदर प्रवेश कर चुका है, एंट्री कर चुका है, और एंट्री करने के बाद में इसकी जो वेसल्स होती हैं वो लगभग स्वेलन आउट हो जाती है, सूज जाती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन लेवल देखिए। इन्फेक्शन लेवल में जो फाइलेरियल पैरासाइट्स है वो मॉस्किटोज़ के द्वारा पहले ट्रांसमिट होता है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद वो अपनी टारगेट साइट को ढूंढेगा जो कि है लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स में पहुंचने के बाद जब पूरी बॉडी से ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो वो अपनी स्पेसिफिक टारगेट साइट यानी जो सप्रेसर साइट्स हैं वहाँ पर जा कर के अटैच होने का काम करेगा। तो नॉर्मल वेसल्स का आप देख सकते हो, ये नॉर्मल वेसल्स हैं, काफ़ी थिन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और जब ये इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्टेड होने का मतलब है कि जब इसमें सेमीकंडक्टिव फ्लूइड्स भरना स्टार्ट हो जाता है तो उसका शेप एंड साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से डायलेटेड वेसल्स का इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो कंडीशनल चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे थिन लेयर है, यहाँ पे काफ़ी डार्क और डेंस लेयर देखने को मिल रही है। तो अब इसका एलिमिनेशन कैसे करते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉपुलेशन स्कैन के द्वारा सबसे पहले पता करते हैं कि कितनी पॉपुलेशंस है जो इसके द्वारा इन्फेक्टेड हो चुकी है, क्योंकि इंडिविजुअली काउंट करने के लिए स्पेसिफिक कंफर्मेशन बहुत ही टफ और डायरेक्टिव होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि पॉपुलेशन में साइज़ के अकॉर्डिंग कितने लोगों को इसका इन्फेक्शन हो चुका है। फिर दूसरा चेक करते हैं इसका वेक्टर क्या है, जो वेक्टर कंट्रोल करने का काम करता है। अगर एक बार वेक्टर को कंट्रोल कर लिया जाए तो इसकी जो कंडीशंस है वो एंडेमिक कंडीशन से ख़त्म की जा सकती है, यानी कि जो इसका सप्लीमेंट इम्पैक्ट है वो लार्ज स्केल पर ट्रीटमेंट करने के काम आता है। तो सबसे पहले जो इसके वेक्टर हैं क्यूलेक्स है, एडीज है या एनोफिलीज है, ये चेकआउट करने के बाद में उस स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रिवेंट किया जाता है, उसको रोकथाम करने के लिए डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरा क्या है कि जो इसकी मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट होता है। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट में जो सबसे पहला होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कई बार इन्फेक्शन होने के बाद जो ऑर्गन है वो फेलियर हो जाए। अगर ऑर्गन फेलियर हो जाता है यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हो जाती है तो लगभग उस ऑर्गन को वेस्टिजियल मान लिया जाएगा, यानी ऐसा ऑर्गन जो काम करने लायक नहीं बचा। अगर उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स की क्वांटिटी MBR रेट से ज़्यादा हो जाती है तो वो लगभग न्यूट्रल या नेक्टर्नल कंडीशंस में पहुंच जाता है, यानी कि अब वो काम करने लायक नहीं रहेगा, तो डिसेबिलिटी को शो करेगा। और अगर इसका इन्फेक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है लिम्फ नोड्स के थ्रू पूरी बॉडी अगर इससे कैचअप हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के थ्रू इसको मॉर्बिडिटी की ओर माना जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसे पेशेंट्स होंगे जो लास्ट स्टेज में जाकर मॉर्बिडिटी को करेक्ट करेंगे, यानी कि मृत्यु दर बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसके कुछ स्टैटिक्स हैं जो इन्होंने दिए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्लाइड्स में हम देख सकते हैं कि कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ इसके डाटा हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या इसके प्रीएम्बल्स हैं। सबसे पहले 856 मिलियन पीपल्स का डाटा इन्होंने लिया है। तो वो मान के चलता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चलती है कि 856 मिलियन पीपल जो हैं वो रिस्क जोन में हैं, यानी कि इस डिजीज़ के बिल्कुल एंटायर कंडीशनल जोन्स में है, वो कभी भी किसी भी समय इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो रिस्क में रहेंगे यानी रेड जोन डाटा में रहेंगे। 6.7 बिलियन ट्रीटमेंट्स डिलीवर हो चुके हैं, ये 2000 से 2016 के बीच तक का डाटा है। इसी तरीके से
499 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा देर या काफ़ी दिनों तक इस तरीके के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रिवेंटेड और क्योर पर्सनस हैं वो है 97 मिलियन केसेस हैं, यानी ऐसे केसेस जिनको बचाया जा चुका है, जिनका ट्रीटमेंट किया जा चुका है, क्योर किए जा चुके हैं, वो है 97 मिलियन केसेस। और अगर हम देखा जाए कि अगर ये किसी पॉपुलेशन में या किसी एक साइज़ में अगर ये इस तरीके का इन्फेक्शन देखने को मिले तो इकोनॉमिक जो लाइसिस होगी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, वो कितनी होगी, कितना नुकसान होगा इकोनॉमी का। तो यूएस डॉलर में अगर काउंट करें तो 100 बिलियन यूएस डॉलर का लाइफ टाइम इकोनॉमिक लॉस होता है अगर ये किसी एक पॉपुलेशन साइज को इन्फेक्ट कर दे। तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, 10 कंट्रीज़ में ये काउंट किया गया है, जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के नाम से एलिमिनेट किया गया है। तो पब्लिक हेल्थ जो सेक्टर्स हैं वो सबसे पहले इसको क्वांटिफाई करते हैं और प्रिवेंट करने के लिए उनकी अलग से स्कीम्स अप्लाई की जा सकती है। ये ऑर्गेनाइज्ड रूप से भी और अनऑर्गेनाइज्ड रूप से भी दोनों तरीके से सोशल स्ट्रक्चर में इंजेक्ट करा करके इसका इलाज किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल। फीमेल मॉस्किटो जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहले इसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो का ही नाम आता है, जो डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। अगर ट्रॉपिकल कंडीशंस है तो वहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो फीमेल है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके 1-2 नंबर में आ सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लें। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो बैनक्रॉफ्टी के ट्रांसमिशंस के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। डिपेंड करेगा कि वहाँ ट्रॉपिकल कंडीशंस कितनी हैं और जियोग्राफिकल बैरियर्स में किस फेज़ में वो कंट्री या स्पेस आता है। तो फीमेल क्यूलेक्स इसका वेक्टर होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी का, और इस तरीके से इसका जो ट्रांसमिशन है इस वेक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। अदर कुछ स्पीसीज़ हैं जिनके द्वारा भी ये राउंड वॉर्म एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड डाउन कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायरल और रेस्पॉन्सिबल वेक्टर है वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इसी बीमारी को एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस नाम है वो साइंटिफिक नेम हो गया। इसी तरीके से जब एक कंसेप्ट आया कि एलिफेंट की जो टांग होती है, जो पैर होते हैं, वो काफ़ी थिक होते हैं, यानी कि उसकी डेंस वेसल्स होने की वजह से वॉल्यूम और साइज बढ़ जाता है, तो हाथी की तरह एक पाँव की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इसको एक नाम दिया गया, कॉमन नेम एलिफेंटिएसिस। तो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस ही है इसका कॉमन नाम, लेकिन इसको जनरली सोसाइटी में बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। ये पेनफुल तो है ही और प्रोफाउंड डिसफिगरिंग डिसीज़ है। तो इस तरीके का इन्फेक्शन अगर पैरासाइट्स के थ्रू क्लासीफाई किया जाता है, जो नेमेटोड्स के द्वारा ही होता है, तो फाइलेरियोडिटी एक फैमिली है जिससे बिलोंग करता हुआ ये राउंड वार्म है, जिससे ये एलिफेंटिएसिस बीमारी फैलती है। कई बार जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होते हैं, जिसमें फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, उसके कई बार बाइटिंग करने से इस तरीके का इन्फेक्शन लेवल एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे में, और करते करते लगभग ये एक पॉपुलेशन साइज को इन्फेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। इससे आप पता कर सकते हो कि स्टेज बाय स्टेज, टाइम टू टाइम किस तरीके से इन्फेक्शन लेवल एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा कर के मैच्योरिटी लेवल को अचीव करता है। अब यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो ह्यूमन स्टेज के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे जो हमने होस्ट लिया है वो ह्यूमन है, और जो वेक्टर है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक तरीके का मेच्योर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, और इसमें सेप्रोफिटिक सेक्स हैं, यानी कि अलग अलग सेक्स देखने को मिल रहे हैं। एक मेल है, एक फीमेल है। और एडल्ट फॉर्म में क्या काम करेंगे, लिम्फेटिक साइट्स में जाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो एडल्ट प्रोड्यूस करते हैं शेथर्ड माइक्रोफाइलेरी, यानी कि एक छोटी सी कण जैसी स्ट्रक्चर वो इमेजिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्ट्रक्चर माइग्रेट करती हैं लिम्फेटिक और पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशंस में। जब ये पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशंस में चले जाते हैं तो जाने के बाद में वहाँ पर ही मैच्योरेशन कंडीशंस के लिए अपनी टारगेट साइट को ढूंढेंगे, जो कि लिम्फ नोड्स हैं। उस कंडीशन में अगर कोई मच्छर ब्लड का
यानी कि मील कर ले, ब्लड चूस ले, सकिंग कर ले। जैसे कोई मच्छर आकर के ब्लड सकिंग करता है, ब्लड मील करता है, तो इस मैच्योर सिस्ट को वो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेगा और अपनी एब्डोमेन बेली में जाकर के उसको कंजर्व कर लेगा। अगला स्टेप क्या है कि जो माइक्रोफाइलेरी हैं वो लार्वल फॉर्म में जाकर के मैच्योरेट कंडीशन में आएंगे। तो पहली कंडीशन L1 लार्वी की होगी, और L1 लार्वी क्योंकि अभी तक मच्छर के अंदर इंटरमीडिएट कंडीशंस में अभी वो लार्वा विकसित हो रहा है, डेवलपिंग हो रहा है, डेवलप फॉर्म में चल रहा है, उसकी ग्रोथ स्टेज चल रही है। तो लार्वल स्टेज मच्छर के अंदर ही है, एब्डोमेन बेली में L1 लार्वी हुआ, उसके बाद में L3 लार्वी फॉर्म में जाएगा, यानी कि यही लार्वा धीरे धीरे न्यूट्रिशन गेन करते हुए अपने शेप एंड साइज को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद में ये माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने के बाद में अब ये अपना अल्टीमेटली लास्ट होस्ट को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो लास्ट अल्टीमेटली होस्ट इसका है ह्यूमन बीइंग, या कोई भी एनिमल हो सकता है, यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो मॉस्किटो है वो स्टेज फाइनली जाकर के बाइटिंग के थ्रू मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा, और बाइट करने के बाद उसकी ब्लड वेसल्स में उस लार्वा को छोड़ देगा। वही लार्वा लिम्फ नोड और पेरिफेरल वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशंस में चला जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद अपने टारगेट साइट लिम्फ नोड्स पे जाकर के अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद वही लार्वा मैच्योर कंडीशन तक आने तक अपना न्यूट्रिशन फीड करेंगे, और फीड करने के बाद दोबारा से ओव्यूलेशन की स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, और फिर दोबारा से माइक्रोफाइलेरिया का निर्माण होगा। फिर दोबारा उसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है वो बाइटिंग करता है, करने के बाद फिर दोबारा किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल पर्सन टू पर्सन कैरी होती रहती है। तो इसमें एक अल्टीमेटली मीडिएटर है ह्यूमन, वेक्टर है मॉस्किटो, और पैरासाइट है बैनक्रॉफ्टी वूचेरेरिया। तो ये 8 स्टेजेस की पूरी लाइफ साइकिल है जिसके द्वारा वूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस डिजीज होती रहती है। तो इस तरीके के कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो लाइफ साइकिल से रिलेटेड, या इसकी फैमिली, फाइलम, इन्फेक्शन लेवल, वेक्टर, होस्ट के बारे में जनरली पूछ ले जाते हैं। तो आगे की कुछ स्लाइड्स में दूसरा कोई टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू।